हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का अलजेब्रा टॉपिक, जो कि यूनिट नंबर 2 पे चल रहे थे हम। अब आगे बढ़ते हैं, पीछे कुछ थ्योरम्स कर चुके हैं। आगे की थ्योरम्स में हमारे पास है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम का ही दूसरा नाम है अपने पास सिल्वेस्टर लॉ। सिल्वेस्टर लॉ। लेकिन रैंक नलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर लॉ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैंक तो क्या होती है और नलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज रैंक और नलिटी के बारे में जानकारी निकालते हैं, उसके बाद फिर रैंक नलिटी थ्योरम करेंगे। तो पहली हेडिंग तो है हमारे पास, रैंक क्या होती है एंड नलिटी क्या होती है। नलिटी, नलिटी में समझना हमारे पास, लेट V एंड V डैश आर टू वेक्टर स्पेसेस and T from V to V dash is a linear transformation, then dimension of, then या फिर then we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्नल T इज सबस्पेस ऑफ डोमेन कौन है, कैपिटल V, एंड इमेज T इज सबस्पेस ऑफ V डैश कौन है, कोडोमेन। हमें पता है कि कर्नल T तो हमेशा डोमेन का सब स्पेस होता है और इमेज T हमेशा कोडोमेन का सब स्पेस होता है। अब कर्नल T अगर सब स्पेस है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस है, और इमेज T भी अगर सब स्पेस है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस है, तो इनकी खुद की भी क्या होगी, डायमेंशन होगी। तो मैं बोलूँगा देन डायमेंशन ऑफ कर्नल T की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होती है, नलिटी की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होगी, नलिटी। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं, दैट इज, जो नलिटी है वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल T की जो डायमेंशन है वो हमारे पास है नलिटी, वो होती है नलिटी। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो इमेज T की डायमेंशन होती है, किसकी डायमेंशन, इमेज T की डायमेंशन, एंड डायमेंशन ऑफ इमेज T वो क्या होगी अपने पास, रैंक होगी। कितनी होगी, रैंक। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज, रैंक जो है, रैंक वो होती है अपने पास डायमेंशन ऑफ इमेज T की डायमेंशन जो होती है वो होती है हमारे पास रैंक। ठीक है, अगर V और V डैश हमारे पास दो फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस, दो अपने पास वेक्टर स्पेस हैं, T हमारे पास V से लेकर के V डैश पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम जानते हैं कि कर्नल T जो होता है वो V जो कि डोमेन है उसका सब स्पेस होता है, और इमेज T जो होता है वो कोडोमेन मतलब V डैश का सब स्पेस होता है। तो इसका मतलब है कर्नल T और इमेज T दोनों भी खुद क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस है तो उनकी बेसिस भी होगी और उनका डायमेंशन भी होगी अपने पास। तो कर्नल T की जो डायमेंशन होती है उसका नाम होता है नलिटी, और इमेज T की जो डायमेंशन होती है उसका नाम होता है रैंक। नलिटी एंड रैंक, ये बात समझ में आई। तो मैं ऊपर जो नलिटी लिखा हुआ है इसकी जगह मैं साथ में रैंक और नलिटी दोनों ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने जो बात पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है,
रैंक एंड नलिटी, ये अपने पास हेडिंग है। रैंक के बारे में जान लिया है और नलिटी के बारे में जान लिया है। अब हम सिल्वेस्टर लॉ पढ़ते हैं, जो कि रैंक नलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखनी है हमें अगली, रैंक नलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर लॉ। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, और इसी को क्या बोलते हैं, सिल्वेस्टर लॉ। सिल्वेस्टर लॉ समझना, पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम और उसके बाद फिर इसका प्रूफ करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखना है इसका, लेट कैपिटल V एंड V डैश, लेट कैपिटल V एंड V डैश आर टू वेक्टर स्पेसेस, आर टू वेक्टर स्पेसेस and let T from V to V dash is a linear transformation, is a linear transformation, is a linear transformation, then rank plus nullity इक्वल टू क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ डोमेन, और डोमेन की डायमेंशन कौन है, मतलब V की डायमेंशन। और मान लेता हूं कि V की डायमेंशन कितनी है, n, तो हमें प्रूव करना होता है कि रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू n। और ये n कब, जब हम V की डायमेंशन को n मान लेते हैं तब। तो हमें या तो यही रखना है, क्या याद रखना है कि रैंक प्लस नलिटी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ डोमेन होनी चाहिए। और डोमेन कौन है, कैपिटल V, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन V से लेकर के V डैश पर गई है। तो हम क्या बोलेंगे, हमें प्रूव करना है कि V और V डैश अगर दो अपने पास वेक्टर स्पेस हैं, T अपने पास V से लेकर के V डैश पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें प्रूव करना है कि रैंक और नलिटी दोनों को ऐड कर दूंगा तो अपने पास क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ V बनेगी। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले जो गिवन है वो मान लेते हैं हम, प्रूफ। लेट कैपिटल V एंड V डैश आर टू वेक्टर स्पेसेस and T from V to V dash is a linear transformation, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि लेट डायमेंशन ऑफ V जो है उसको मैं मान लेता हूँ n, डायमेंशन ऑफ V को क्या मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ। तो अब हमें प्रूव करना है कि रैंक प्लस नलिटी क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, या फिर रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होनी चाहिए। अगर V की डायमेंशन n है तो मैं बोलूँगा कि हम एक बेसिस मान लेते हैं V की, और उससे पहले हमें ये भी मानना है कि कर्नल क्या होता है और कर्नल की डायमेंशन क्या होती है। एंड वी नो दैट हम जानते हैं कि कर्नल T जो होता है इज सब स्पेस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V का क्या होता है, सब स्पेस। तो अपने पास जो कैपिटल V की अपने पास बेसिस बनेगी, उसी के अंदर से कुछ एलिमेंट क्या बनते हैं, कर्नल T के भी बेसिस के एलिमेंट बनते हैं। तो सब स्पेस है तो n से अपने पास कम ही एलिमेंट होंगे इसके पास। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं लेट डायमेंशन ऑफ कर्नल T जो है
उसमें n से कम एलिमेंट होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो मैं मान लेता हूँ कि कितना है अपने पास डायमेंशन ऑफ कर्नल टी r है, जहाँ पर r की वैल्यू जो है वो n से कम है या बराबर है। ठीक, इसका मतलब क्या है, दैट इज कर्नल टी की डायमेंशन क्या होती है, नलिटी। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब है कि नलिटी अपने पास कितनी है, नलिटी हमारे पास r है, नलिटी r है। तो मैं बोलूँगा एंड लेट कर्नल की डायमेंशन अगर अपने पास r है तो उसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, r एलिमेंट होंगे। तो मैं बोलूँगा लेट b इक्वल टू b1 b2 सो ऑन br इज बेसिस ऑफ कर्नल टी। कर्नल टी की क्या है, बेसिस है। और कर्नल टी खुद सब स्पेस होता है v का, तो कर्नल टी की बेसिस जो है इसको भी मैं बढ़ा करके v की बेसिस बना सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा नाउ वी कैन एक्सटेंड बेसिस ऑफ कर्नल टी टू बेसिस ऑफ वी। हम कर्नल टी की बेसिस को एक्सटेंड करके वी की बेसिस बना सकते हैं। एंड डायमेंशन ऑफ वी कितना है पहले से ही, कितना है, n है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास r एलिमेंट तो यही काम आ जाएंगे जो कर्नल ऑफ टी के बेसिस के हैं, और उसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट और ऐड करने हैं ताकि पूरे n एलिमेंट बन जाए। तो मैं बोलूँगा दैट इज बेसिस ऑफ v इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, बेसिस ऑफ v इज b1 नाम दे देता हूँ, और ये क्या बनेगा b1 b2 सोन br। यहाँ तक तो क्या है अपने पास सारे कर्नल टी के बेसिस के एलिमेंट, और उसके बाद फिर br+1 सोन bn तक अपने पास चलना है। तो ये तो सारे किसके हैं, कर्नल टी के लिए हैं। तो मैं लिख देता हूँ साइड में, ये तो किसके लिए हैं, कर्नल टी के लिए हैं। और ये अपने पास एक्स्ट्रा आए हैं, ये हैं एक्स्ट्रा मतलब जो अपने पास कर्नल टी के अंदर नहीं है लेकिन वी की बेसिस के अंदर हैं। तो अपने पास ये कितने एलिमेंट होंगे एक्स्ट्रा, ये होंगे अपने पास n-r एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे, n-r एलिमेंट्स, क्योंकि टोटल n एलिमेंट उसमें से r एलिमेंट तो कर्नल टी की बेसिस के हैं, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने बचेंगे, n-r एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक है, नाउ एंड लेट b2 एक सेट बनाता हूं जिसमें एलिमेंट कौन है, t br+1 t br+2 सोन t bn। ये अपने पास क्या है मतलब br+1 br+2 और bn, इन सभी का जो इमेज बनेगी उस इमेज का हमने एक सेट बना लिया है। तो इस सेट में बोल कितने एलिमेंट होंगे, अगर इसमें n-r एलिमेंट है तो इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, n-r एलिमेंट होंगे। b2 इक्वल टू दिस, इसमें कितने एलिमेंट हैं, n-r एलिमेंट्स हैं। अब देखो b1 b2 b3 bn तो अपने पास बेसिस किसके थे, b1 b2 b3 bn बेसिस किसके थे, कैपिटल V के, और उसकी अगर मैं इमेज निकालूंगा तो वो एलिमेंट कहाँ के बनेंगे, इमेज टी के एलिमेंट बनेंगे। तो ये सारे एलिमेंट किसके अंदर से हैं, इमेज टी के अंदर से हैं। किसके अंदर से हैं, इमेज टी के अंदर से हैं। तो ये क्या बनेगा, इज सबसेट ऑफ इमेज टी का सबसेट है अपने पास ये। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो नलिटी है वो तो r दे रखी है। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि जो रैंक है वो क्या आ जाए, n-r आ जाए, ताकि क्या हो, रैंक प्लस नलिटी करूं तो r प्लस n-r दोनों मिलकर के क्या बन जाए, n बन जाए पूरा। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि जो इमेज टी जो है उसकी डायमेंशन कितनी आनी चाहिए, मतलब रैंक कितनी आनी चाहिए, वो n-r आनी चाहिए, क्योंकि इमेज टी की डायमेंशन ही क्या होती है, रैंक होती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आनी चाहिए, n-r आनी चाहिए। और इसमें देखो n-r एलिमेंट है क्या, हाँ। तो कुल मिला के हमें ये बात प्रूव करनी है कि ये जो b2 है, ये b2 हमारे पास v डैश का क्या बनना चाहिए, या फिर b2 जो है वो इमेज टी का क्या बनना चाहिए,
बेसिस बननी चाहिए। जो B2 है ये इमेज टी की बेसिस बननी चाहिए, ताकि मैं बोलूँगा कि B2 इमेज टी की बेसिस बन रही है तो इमेज टी की डायमेंशन कितनी होगी, जितने B2 में एलिमेंट होंगे, और B2 में एलिमेंट कितने हैं n-r, इसलिए इमेज टी की डायमेंशन कितनी होगी n-r होगी। और इमेज टी की डायमेंशन कितनी क्या होती है अपने पास, रैंक होती है, तो रैंक कितनी हो जाएगी n-r। फिर हम नलिटी और रैंक को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, r + n-r = n बन जाएगा। तो कुल मिला के हमें इसको बेसिस प्रूव करना है, B2 को बेसिस प्रूव करना है, कहाँ का, V डैश का, नहीं सॉरी इमेज टी का बेसिस प्रूव करना है। तो B2 को बेसिस प्रूव करना है इमेज टी का, B2 को बेसिस प्रूव करना है इमेज टी का। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट B2 जो कि क्या है, स्मॉल b1 B2 नहीं TB1 B2 क्या TBr+1 TBr+2 सोन TBn। ये अपने पास क्या है, n-r एलिमेंट वाला एक सेट है। हमें प्रूव करना है कि B2 इज बेसिस ऑफ इमेज टी। B2 जो है इमेज टी का क्या होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव, बेसिस प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि B2 एक LI सेट होना चाहिए, और B2 जो है वो पूरे इमेज टी को जनरेट करना चाहिए। B2 जो है वो LI सेट होना चाहिए, और B2 जो है पूरे इमेज टी को जनरेट करना चाहिए, तभी जाकर के B2 बेसिस बन पाएगा इमेज टी का। तो हमें प्रूव करना है दैट B2 = TBr+1 TBr+2 सोन TBn इज LI सेट है, एंड B2 स्पेंस इमेज टी, और B2 जो है वो इमेज टी को स्पेन करता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि B2 जो है वो LI सेट होना चाहिए, और B2 जो है वो इमेज टी को स्पेन करना चाहिए। ठीक है, अब मैं बोलूँगा सबसे पहले फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है वो समझना। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए मैं बोलूँगा कि इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल आना चाहिए, और सारे के सारे कोफिशिएंट भी 0 होने चाहिए। तो LI के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि वी नो दैट सिंस B1 = कौन है, B1, B2, सो Bn इज बेसिस ऑफ V। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि B1 = स्मॉल b1, B2, सोन Bn इज LI सेट। कैसा सेट है ये, LI सेट है। और अगर LI सेट है तो मैं बोलूँगा देन देयर एग्जिस्ट α1, α2, सोन αn बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट α1 B1 + α2 B2 + सोन αn Bn = कितना बनेगा, 0 बनेगा। एंड सारे के सारे α1, α2 और सोन αn जो बनेंगे ये भी कैसे बनेंगे, 0 ही बनेंगे। देख लो, अगर B1, B2, B3, Bn अगर LI सेट है तो अपने पास α1, B1, α2, B2 इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 बनेगा, और सारे के सारे कोफिशिएंट भी कैसे बनेंगे, 0 ही बनेंगे। ये तो LI की पहचान है। ठीक है, अब इन दोनों की तरफ ही मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ। तो मैं बोलूँगा देन T ऑफ α1 B1 + α2 B2 + सोन + αn Bn = T ऑफ 0। क्या बन जाएगा, T ऑफ, दोनों साइड में ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। तो अब ये तो T तो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं बोलूँगा एंड T इज लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन और टी अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं बोलूँगा देन ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा बाहर टी अंदर, अल्फा बाहर टी अंदर, और ये टी ऑफ जीरो क्या बन जाएगा, जीरो डैश बन जाएगा। तो वैल्यू बनेगी अपने पास टी अंदर जाएगा और अल्फा बाहर आएगा तो बनेगा अल्फा वन टी ऑफ बी वन प्लस अल्फा टू इंटू टी ऑफ बी टू प्लस सोन प्लस अल्फा आर इंटू टी बी आर प्लस अल्फा आर प्लस वन इंटू टी बी आर प्लस वन प्लस सोन प्लस अल्फा एन इंटू टी बी एन और इक्वल टू कितना बनेगा, टी ऑफ जीरो मतलब जीरो डैश। अब बताओ एंड बी इक्वल टू बी वन कोमा बी टू कोमा सोन बी एन नहीं बी आर तक, बी आर इज बेसिस ऑफ कर्नल टी, और ये क्या है अपने पास कर्नल टी की बेसिस है, और कर्नल टी की बेसिस है तो इसका मतलब एक सारे एलिमेंट किसके अंदर से होंगे, कर्नल टी के अंदर से, और कर्नल टी के एलिमेंट की इमेज क्या होती है अपने पास, जीरो डैश होती है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसका मतलब है कि टी ऑफ बी वन की वैल्यू और टी ऑफ बी टू की वैल्यू और सोन टी ऑफ बी आर की वैल्यू, सबकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो डैश होगी। तो अब मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा तो क्या बनेगा ऊपर वाली इक्वेशन में, ये क्या बन जाएगा, अल्फा वन इंटू जीरो डैश प्लस अल्फा टू इंटू जीरो डैश प्लस सोन प्लस अल्फा आर इंटू जीरो डैश प्लस अल्फा आर प्लस वन इंटू टी बी आर प्लस वन और प्लस सोन प्लस अल्फा एन इंटू टी बी एन इक्वल टू जीरो डैश। अब जीरो जीरो होकर के ये सारे तो क्या बनेंगे अपने पास, जीरो बन जाएंगे। तो ये तो पूरा बन गया अपने पास जीरो डैश, और ये क्या बचेगी अपने पास, अल्फा आर प्लस वन इंटू टी बी आर प्लस वन प्लस अल्फा आर प्लस टू इंटू टी बी आर प्लस टू और प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में क्या बनेगा, अल्फा एन इंटू टी बी एन, और ये कितना बन गया है हमारे पास, जीरो डैश बन गया है। कितना बन गया, जीरो डैश। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है देखो, टी बी वन टी बी टू टी बी थ्री टी बी एन, ये टी बी आर प्लस वन टी बी आर प्लस टू टी बी एन, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या ये, और वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी बी आर प्लस वन कोमा टी बी आर प्लस टू कोमा सोन टी बी एन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो डैश। जीरो डैश के इक्वल है इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो डैश के इक्वल है एंड इनके जो कोफिशिएंट है अल्फा आर प्लस वन अल्फा आर प्लस टू अल्फा एन जो है ये पहले से ही क्या है, जीरो है। और ये कहाँ से पता लगा हमें, यहाँ से देखो, यहाँ पर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन सब क्या है, जीरो है। तो अल्फा आर प्लस वन बीच में ही है कहीं पर, वो भी जीरो, अल्फा आर प्लस टू भी जीरो, अल्फा एन भी जीरो। तो मैं क्या बोलूँगा कि इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो डैश है एंड अल्फा आर प्लस वन कोमा अल्फा आर प्लस टू कोमा सोन अल्फा एन, ये सब भी क्या है अपने पास, जीरो के इक्वल है। क्या है, जीरो के इक्वल। अभी जीरो के इक्वल हैं अगर, तो हम क्या लिखेंगे, सही है, लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो डैश है और उनके कोफिशिएंट अगर जीरो आए हैं, इसका मतलब जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है वो सारे एलआई एलिमेंट हैं। इसका मतलब है सो टी बी आर प्लस वन कोमा टी बी आर प्लस टू कोमा सोन टी बी एन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कैसे हैं, एलआई सेट है। अगर ये एलआई सेट है तो एक बात तो हमें यही प्रूव करनी थी कि ये कैसा सेट होना चाहिए, एलआई सेट होना चाहिए। ये बन गई इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था,
हमें प्रूव करना था कि ये जो B2 है ये कैसा होना चाहिए, Li सेट होना चाहिए और B2 जो है वो इमेज T को स्पेन करना चाहिए। अब चेक करो इधर, ये जो B2 है ये Li तो बन गया, तो इसको लिख दो यहाँ पर एक बार कि B2 Li बन गया है, और अलग से लिखना चाहो तो। सो B2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। B2 कैसा बन गया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया है। इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, ठीक है। B2 अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया है। अब हमें प्रूव करना है कि B2 जो है वो स्पेन करेगा इमेज T को। नाउ या फिर फॉर इमेज T, फॉर स्पेन ऐसे लिख लो, फॉर स्पेन, स्पेन के लिए, फॉर स्पेन, स्पेन के लिए हमें क्या प्रूव करना है, हेयर वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट B2 जो कि क्या है, टी बी आर प्लस 1 कोमा टी बी आर प्लस 2 कोमा सोन टी बी एन है, ये स्पेन करेगा, स्पेन्स इमेज टी, इमेज टी को स्पेन करेगा, ये स्पेन्स इमेज टी। अगर इमेज टी को स्पेन करेगा, ये बात हमें प्रूव करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा इमेज टी का, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो इमेज टी का जो एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट, वो इनके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तभी तो हम बोलेंगे कि ये सारे मिलकर के किसको बना रहे हैं, इमेज टी को बना रहे हैं। ये सारे मिलकर के इमेज टी को बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इमेज टी का कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो वो किससे बनेगा, वो इन्हीं एलिमेंट से बनेगा, इन्हीं एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा, सही है। और इमेज टी कहाँ से आता है, पूरा वी डैश से आता है, हाँ कि ना, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं फॉर दिस लेट वी डैश एक एलिमेंट लेते हैं, कहाँ से, इमेज टी के अंदर से, वी डैश एक एलिमेंट लेते हैं इमेज टी के अंदर से। इमेज टी के अंदर से एलिमेंट लेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है कि नहीं है, हाँ। इसका मतलब है दैट इज देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट वी डैश इक्वल टू क्या बनेगा, टी ऑफ वी बनेगा, टी ऑफ वी। एंड वी क्या होता है, वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, क्योंकि कैपिटल वी का जो भी एलिमेंट है वो उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो मैं बोलूँगा एंड वी इक्वल टू क्या होता है, समेशन अल्फा आई बी आई होता है, जो कि आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक होता है, क्योंकि बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा वी एलिमेंट कैपिटल वी का है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा कि वी डैश इक्वल टू बनेगा टी ऑफ समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई बी आई, सही है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी वी डैश इक्वल टू, इसको ओपन करो तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा टी ऑफ अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस ओन प्लस अल्फा n bn, ये बनेगा। और वी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा आई तो आएगा बाहर और टी जाएगा अंदर, एंड टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं लिखूंगा सो वी डैश इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा तो बाहर और टी अंदर, प्लस अल्फा 2 बाहर और टी अंदर, तो ये बनेगा, और प्लस ओन प्लस अल्फा आर इंटू टी बी आर प्लस अल्फा आर प्लस 1 इंटू टी बी आर प्लस 1 और प्लस ओन प्लस अल्फा एन टी बी एन, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। तो वी डैश को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर b1 b2 b3 bn तो क्या होते हैं, कर्नल टी की बेसिस के एलिमेंट हैं। b1 b2 b3 bn तो v की बेसिस के एलिमेंट हैं, और b1 b2 b3 br तक जो है वो कर्नल टी की बेसिस के एलिमेंट हैं। और कर्नल टी की बेसिस के एलिमेंट हमेशा कर्नल टी के अंदर से आते हैं, जिनकी इमेज हमेशा 0 डैश बनती है। इसका मतलब b1 की इमेज 0 डैश, b2 की इमेज भी 0 डैश और br की इमेज भी 0 डैश। इसका मतलब है कि tb1 tb2 tb3 tbr की वैल्यू तो बनेगी 0, बाकी सारे बचेंगे ऐसे ही।
तो लिखूंगा मैं यहाँ पर एंड B1 कोमा B2 कोमा सोन BR इज बेसिस ऑफ कर्नल टी। और कर्नल टी की बेसिस है, इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट किस में से हैं, B1 एलिमेंट, B2 एलिमेंट, ये सब BR एलिमेंट किस में है, कर्नल टी के अंदर है। और कर्नल टी के अंदर है, इसका मतलब है कि इनकी इमेज क्या बनेगी, 0 बनेगी। TB1 की इमेज, TB2 की इमेज और सोन TBR की इमेज, सबकी इमेज क्या बनेगी, 0 बनेगी। और यही बात हमें पीछे वाली इक्वेशन में लिखनी है। यहाँ पर इसकी इमेज 0 0 0 0, तो आगे वाले बचेगा अपने पास। तो मैं बोलूँगा देन V डैश की वैल्यू क्या बचेगी, α1 इंटू 0 प्लस α2 इंटू 0 प्लस सोन प्लस αr इंटू 0 प्लस αr प्लस 1 इंटू TBR प्लस 1 और प्लस सोन प्लस αn इंटू TBN, ये अपने पास वैल्यू बनेगी। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V डैश की वैल्यू क्या बनेगी, ये तो यहाँ तक तो पूरा क्या बन गया है, 0 बन गया है, और आगे बचेगा बस। तो क्या बनेगा, αr प्लस 1 इंटू TBR प्लस 1 प्लस αr प्लस 2 इंटू TBR प्लस 2 और प्लस सोन प्लस αn इंटू TBN, ये वैल्यू बनेगी। इसका मतलब क्या है, TBR प्लस 1, TBR प्लस 2, TBR प्लस 3 और TBN, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना, V डैश बना। और V डैश तो क्या है, V डैश तो अपने पास इमेज T का कोई एक जनरल एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि TBR प्लस 1, TBR प्लस 2, TBR प्लस 1 जो है और TBN जो है, ये सारे मिलकर के इमेज T के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर देंगे। इसका मतलब है TBR प्लस 1, TBR प्लस 2 और TBN, इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के पूरा इमेज T बनेगा। ठीक है, इमेज T बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, फिर अपने पास स्पेन कर देगा। तो TBR प्लस 1, TBR प्लस 2, TBN जो है वो अपने पास पूरे इमेज T को स्पेन कर देंगे। सही है, और पूरे इमेज T को अगर स्पेन कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो B2 अपने एक सेट माना था, वो B2 सेट जो है वो इमेज T को स्पेन कर रहा है। और B2 सेट पहले से ही हमने प्रूव कर दिया है कि वो Li सेट है। इस वजह से B2 सेट जो है वो क्या बन जाएगा, इमेज T का बेसिस बन जाएगा। B2 सेट जो है वो इमेज T का बेसिस बन जाएगा। और उसमें एलिमेंट कितने हैं, n-r एलिमेंट है। तो n-r एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज T की जो बेसिस है उसमें कितने एलिमेंट आ गए हैं अपने पास, n-r एलिमेंट आ गए। और इमेज T की बेसिस जो होती है वो क्या होती है, रैंक होती है। तो रैंक में अपने पास कितने एलिमेंट बन गए हैं, रैंक में हमारे पास रैंक हमारे पास कितनी हो गई है, n-r हो गई है। तो अब हम बोल देंगे नलिटी हमारे पास r थी, रैंक हमारे पास n-r आ गई है। तो रैंक प्लस नलिटी कितनी बन जाएगी, r प्लस n-r, जो कि n के बराबर होगी। n क्या थी अपने पास, डायमेंशन ऑफ v, तो क्या बन जाएगा, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, मतलब रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू n बन जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा ये बोर्ड बंद हो गया तो आप समझ लेना लास्ट की बात। बाकी मैंने स्टार्टिंग से समझा दिया है सारा, तो वो कर लेना। ओके, ये साथ में पढ़ते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।